हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में देखिए हमें एमसीक्यू करने हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर लिया था, हमने पार्लियामेंट कंप्लीट कर लिया था, पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ ली थी। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर टॉपिक को खत्म करने के बाद हम उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास में बारी है हमारे एमसीक्यू पार्लियामेंट के ऊपर करने की। ठीक है, इसके बाद हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी के एमसीक्यूज कर लेंगे या कुछ मिसलेनियस एमसीक्यूज हमको करने हैं, जैसे जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं ताकि अपने को पता लगे हमें कितना समझ आया है और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको करंट अफेयर रफ्तार के बारे में बता दूं, बहुत ही बेनिफिशियल स्टेप है आप लोगों के लिए। अगर आप जनवरी से जून 2023 तक की सारी करंट अफेयर को बहुत क्विक तरीके से रिवाइज करना चाहते हो तो करंट अफेयर रफ्तार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके अंदर क्या होगा, जनवरी से जून 2023 की सारी हेडलाइंस जो है एक जगह कंपाइल्ड आपको मिल जाएगी। ये जो कैटेगरी देख रहे हो, इन सब कैटेगरीज की, यानी बुक्स, ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, इंडेक्स, ऑबिचुरीज, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, जीके न्यूज, सारी चीजों को कवर किया गया है। सारी हेडलाइंस जनवरी से लेके जून यानी पूरे 6 महीने की करंट अफेयर आपको एक जगह कंपाइल्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे फॉर योर क्विक रिवीजन। ठीक है, कुछ बैचेस चल रहे हैं, एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स, इकोनॉमी का कोर्स, एसएससी पॉलिटी का कोर्स, और भी आपको अगर किसी और टीचर का इंडिविजुअल कोर्स अगर लेना हो तो हमारी ऐप पर हर टीचर का इंडिविजुअल कोर्स भी अवेलेबल है। कॉम्बो लेना चाहते हो तो कॉम्बो तो है ही, एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स जिसके अंदर कंप्लीट जीके यानी स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कुछ कवर करवाया जा रहा है। पूरा बैच, सारे बैचेस आपको हमारी ऐप पे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे और उसकी वजह यह है कम समय में हम आपको ज्यादा इनपुट देना चाहते हैं ताकि आप लोग मैक्सिमम आउटपुट उसे निकाल सके। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ साथ हमारे कंसेप्ट्स भी रिवाइज होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन रिवाइज नहीं होते। ये क्या कह रहा है, कह रहा है जब एनुअल यूनियन बजट पास नहीं होता लोकसभा में तो क्या होता है। यूपीएससी 2011 ने क्वेश्चन पूछा है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा। अब वो समय गया, लोकसभा में कितने लोग, राज्यसभा में कितने लोग, वो समय गया। अब एप्लीकेशन बेस्ड के आप उन चीजों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक चीज से दूसरी चीज को कनेक्ट कर सकते हो या नहीं। तो यहाँ सवाल पूछ लिया कि अगर एनुअल बजट जो हमने पेश किया है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है, अगर वो पास नहीं होता है लोकसभा में तो क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक मनी बिल जिसको कोई मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है वो फेल हो गया। यानी बजट एक बड़ी चीज है, मनी बिल है, उसको फेल कर दिया। इट मीन्स नो कॉन्फिडेंस, इट मीन्स सरकार के अंदर किसी को विश्वास ही नहीं है। इट मीन्स कि लोकसभा के अंदर सरकार की 273 वोट्स नहीं है और इसका बिल्कुल डायरेक्ट सिंबल ये जाता है कि नई सरकार लेके आओ, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी और नई सरकार बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो जब कभी एनुअल बजट जो है वो फेल हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि बजट को मॉडिफाई करके फिर से रिप्रेजेंट कर दे, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि राज्यसभा की सजेशंस के लिए हम भेज देंगे, नो, राज्यसभा के पास तो पावर ही नहीं होती बजट को लेके। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन, हम निर्मला सीतारमन जी को नहीं कहेंगे कि तुम रिजाइन करो, हम प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे कि तुमको अपना रेजिग्नेशन सबमिट करना पड़ेगा। और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देंगे, पूरी की पूरी उसकी मंत्री परिषद, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है वोटिंग एज 21 से 18 कर दी गई थी, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से होता है। ये आप लोगों ने से भी पूछा था मैंने और आप सबने बहुत अच्छा बताया था आंसर, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एडजर्नमेंट सीनेडाई। अब मैंने आपको एक एडजर्न बताया था, एक एडजर्नमेंट सीनेडाई बताया था और एक एडजर्नमेंट मोशन बताया था, 3 चीजें बताई थी। एडजर्नमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि आप अपनी मीटिंग्स को पोस्टपोन कर रहे हो फॉर अ डेफिनिट टाइम पीरियड, जिसमें बताया जा रहा है कि हम 4 दिन बाद मिलेंगे, 4 महीने बाद मिलेंगे, कब मिलेंगे ये बताया जा रहा है। एडजर्नमेंट सीनेडाई में फिक्स नहीं बताते कि हम फाइनली अब वापस कब मिलेंगे, ये नहीं बताते। और एडजर्नमेंट मोशन क्या था, जनरल इंपॉर्टेंस चीजों पे आपके ऑनगोइंग बिल का ध्यान हटा के जनरल इंपॉर्टेंस के जो बिल है उसकी तरफ ध्यान को लेके जाना। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, मोशन अलग है, एडजर्नमेंट अलग है और एडजर्नमेंट सीनेडाई अलग है। जिसको नहीं पता तो पार्लियामेंट की पहले सारी क्लास देख लेना, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना।
तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर द इनफाइनाइट पीरियड इज कॉल्ड एडजर्नमेंट सिने डाई। इनफाइनाइट पीरियड के लिए आप अगर बैठक को, सिटिंग को स्थगित कर रहे हो, उसको कहते हैं एडजर्नमेंट सिने डाई। बिल्कुल सही है। उसने पूछा है नॉट ट्रू, आपको गलत बताना है, नॉट ट्रू बताना है। ठीक है, आपको नॉट ट्रू बताना है। इसके बाद एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस विदाउट नेमिंग अ डे फॉर रीअसेंबली इज कॉल्ड एडजर्नमेंट सिने डाई। कि हम किसी भी सदन को एडजर्न कर रहे हैं बिना ये बताए, किसी दिन का हमने नाम नहीं बताया, विदाउट नेमिंग अ डे, हमने किसी दिन को नहीं कहा कि हम फिर से रीअसेंबल कब होंगे, ये भी बिल्कुल सही बात है। द पावर ऑफ एडजर्नमेंट सिने डाई लाइज विद प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एडजर्नमेंट सिने डाई करते हैं। डी ऑप्शन, द पावर ऑफ एडजर्नमेंट सिंस डाइज लाइज विद द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। क्या कह रहा है, जो सिने डाई है, सिंस डाइज नहीं है, ये सिने डाई है, सिने डाइज नहीं है, सिने डाई है। द पावर ऑफ एडजर्नमेंट सिने डाई लाइज विद द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेंगे कि अब हम सिने डाई मतलब न जाने कब मिलेंगे, या प्रेसिडेंट करेंगे। देखो ये प्रेसिडेंट करते हैं। जब कोई मीटिंग समाप्त हो जाती है, जब कोई मीटिंग समाप्त हो जाती है तो प्रेसिडेंट उसको प्रोरोग करते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट उसको प्रोरोग करते हैं। प्रोरोग का मतलब ये सेशन एंड हो गया है, अब हम सत्रावसान कर रहे हैं, यानी कि अब इस सत्र का अवसान कर रहे हैं, अब हम इस सेशन को खत्म कर रहे हैं, उसको कहते हैं प्रोरोग कर रहे हैं। प्रेसिडेंट एडजर्नमेंट सिने डाई नहीं करते हैं, वो प्रोरोग करते हैं हाउस को। भाई सेशन एंड हो गया है, अब इस सेशन को हम एंड कर रहे हैं, प्रोरोग कर रहे हैं, ऐसा अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, वो सिने डाई नहीं करते हैं। पावर ऑफ एडजर्नमेंट सिने डाई प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ में होती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे लोकसभा में मीटिंग चल रही है, स्पीकर बैठे हैं, या राज्यसभा में मीटिंग चल रही है, चेयरमैन बैठे हैं। अब चेयरमैन या स्पीकर ये कहेंगे कि एडजर्नमेंट सिने डाई, इसका मतलब हमें नहीं पता हम वापस कब मिलेंगे, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ में ही ये पावर होती है। प्रेसिडेंट जो है वो प्रोरोग करेंगे सेशन को, सिने डाई नहीं करेंगे। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। उसने गलत पूछा है तो आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड लेम डक सेशन। लेम डक सेशन क्या होता है, एग्जिस्टिंग लोकसभा का जो लास्ट सेशन होता है। भाई अब तुम्हें तो जाना है, नई वाली लोकसभा आएगी, तो जो लास्ट सेशन होता है एग्जिस्टिंग लोकसभा का, उसको लेम डक सेशन कहते हैं। देख लेते हैं कहाँ है। फर्स्ट सेशन नो, फेयरवेल सेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर आउटगोइंग मेंबर ऑफ राज्यसभा, नो। वेलकम सेशन नो। लास्ट सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा, यस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लोकसभा का जो लास्ट सेशन है उसको हम लेम डक सेशन कहते हैं, लेम डक सेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वेश्चन आवर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन आवर कब होता है, अब 11 बजे से इनका प्रोसीजर शुरू होता है। 11 से 12 क्वेश्चन आवर होता है, फिर 12 से 1 जो है इनका 0 आवर होता है, फिर 1 से 2 लंच होता है, और 2 से लेके 5 या 6 बजे तक, 6 कौन लोकसभा और 5 बजे तक कौन राज्यसभा, ये अपने एजेंडा पे काम करते हैं। तो शुरुआत का जो 1 घंटा होता है वो क्वेश्चन आवर होता है, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग। जो पहला घंटा होता है हर पार्लियामेंट्री सिटिंग का, उसको ही हम क्वेश्चन आवर कहते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए फॉर एप्पल, यानी कि फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टार्ड क्वेश्चन इन द क्वेश्चन आवर। अब मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आवर के अंदर 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक स्टार्ड पूछा जाता है, एक अनस्टार्ड पूछा जाता है, और एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, एक बताया था मैंने आपको स्टार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है ना। स्टार्ड मतलब तारांकित कहते हैं इसको हिंदी में, जिसपे ऐसे स्टार मार्क होगा। ये क्या बताया था मैंने, ये ओरल में पूछा जाएगा, ओरल आंसर देना होता है इसका आंसर ओरल देना होता है, यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि आप ओरल आंसर कर रहे हो। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ठीक है, अनस्टार्ड में क्या बताया था मैंने आपको, अनस्टार्ड में बताया था रिटर्न आंसर देना होगा, जिससे सवाल पूछा जा रहा है वो रिटर्न में आंसर करेगा, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते, ठीक है, वो नहीं पूछे जाते। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको क्या करना होता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में एटलीस्ट 10 डेज का पहले आपको कम से कम 10 डेज का आपको नोटिस देना पड़ता है इस क्वेश्चन के लिए कि हम ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ये भी कैसा होता है, इसमें भी ओरल आंसर देना होता है,
और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। इट रिक्वायर्स ओरल आंसर। उसने स्टार्ड क्वेश्चन के बारे में ट्रू पूछा है, स्टार्ड क्वेश्चन के बारे में। इट रिक्वायर्स ओरल आंसर और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, बिल्कुल सही है। इट रिक्वायर्स ओरल आंसर बट द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड, गलत बात है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इट रिक्वायर्स रिटन आंसर, नो, इट रिक्वायर्स रिटन आंसर, नो, आंसर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, तो ये स्टार्ड क्वेश्चन के बारे में बात थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नोटिस पीरियड ऑफ द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इन क्वेश्चन आर। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम पीरियड होता है, क्या टाइम पीरियड होता है, क्या नोटिस पीरियड होता है? तो मैंने बताया लेस देन 10 डेज, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो 10 दिन से पहले आपको वो नोटिस देना पड़ेगा कि भाई हमें क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेंश्योर मोशन। अब मैंने आपको सेंश्योर मोशन बताया था, सेंश्योर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, दो बातें बताई थी। सेंश्योर क्या होता है, जब कोई मिनिस्टर अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा है या फिर वो कुछ फैक्ट छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हम उस मंत्री की निंदा करेंगे। निंदा यानी उसको डांट लगा रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं, इसको कहते हैं सेंश्योर। ये किसी एक मिनिस्टर के लिए भी हो सकता है और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी हो सकता है। ठीक है, इसमें रीजन बताना पड़ेगा कि आप उसको क्यों डांट रहे हैं, आपने उसके प्रति सेंश्योर मोशन क्यों लाए हो। ये किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए, किसी पर्टिकुलर उसके एक्शन के कारण ये काम होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी एक व्यक्ति के लिए कभी नहीं आएगा। इट इज फॉर कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए ये होगा। इसमें रीजन बताना जरूरी नहीं है, और जैसे ही ये पास हो जाएगा पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। वहां ऐसा कोई रेजिग्नेशन नहीं है, नो रेजिग्नेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रेजिग्नेशन करना पड़ेगा पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर ये पास हो जाता है तो। ठीक है, नई सरकार आएगी फिर। तो ये दोनों में डिफरेंस मैंने आपको समझाए थे। ये क्या कह रहा है, इट नीड नॉट स्टेट द रीजन फॉर इट्स अडॉप्शन। ट्रू बताना है सेंश्योर मोशन के बारे में, इसको तो रीजन बताना पड़ेगा, ये बात गलत है। नो कॉन्फिडेंस में रीजन नहीं बताते। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। कह रहे पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ ही ये पास होगा, नहीं एक मिनिस्टर के खिलाफ भी हो सकता है। इट इज मूव्ड फॉर इंश्योरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शन। कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी या एक्शन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आता है। इफ इट इज पास्ड इन लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। अगर सेंश्योर मोशन पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, गलत बात है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तब रिजाइन करना पड़ेगा, तो ये चीज गलत है, ये बिल्कुल सही है कि स्पेसिफिक पॉलिसीज और एक्शन के लिए ही इसको लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन। नॉट ट्रू बताना है अब आपको, और नो कॉन्फिडेंस मोशन है। इट नीड नॉट स्टेट द रीजन फॉर अडॉप्शन, बिल्कुल सही बात है, कोई रीजन नहीं बताना क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। इट कैन बी मूव टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में इसको पास कर सकते हैं, गलत बात है। नो कॉन्फिडेंस केवल लोकसभा में ही होता है। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली, बिल्कुल सही बात है, सिर्फ पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए ही लाओगे, किसी एक मंत्री के लिए नो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इफ पास्ड इन लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। ठीक है, बी इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्राइवेट बिल इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिक्वायर्स नोटिस एटलीस्ट ऑफ। प्राइवेट बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले कितने दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, 1 महीना। मैंने आपको बताया था प्राइवेट बिल क्या होता है, पब्लिक बिल क्या होता है। पब्लिक बिल जब कोई मिनिस्टर किसी बिल को लेके आता है वो तो होता है गवर्नमेंट बिल। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिल बताए हैं मैंने आपको। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, एक एमपी लेके आ रहा है जो मिनिस्टर नहीं है, एमपी तो है लेकिन मिनिस्टर नहीं है, वो अगर कोई बिल लाता है तो उसे प्राइवेट मेंबर कहते हैं और उसको 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा इस बिल के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिफाइंस द मनी बिल। कौन सा आर्टिकल मनी बिल बताता है, तो आर्टिकल 110 मनी बिल बताता है, आर्टिकल 117 फाइनेंस बिल बताता है। ठीक है, आर्टिकल 75 रिलेशन बताता है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, प्रेसिडेंट पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। आर्टिकल 74 कहता है कि भारत में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होगा।
तो आर्टिकल 110 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो मनी बिल के बारे में बातें करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मनी बिल। मनी बिल के बारे में क्या सही नहीं है? केवल लोकसभा में होगा जारी, बिल्कुल सही बात है। केवल मिनिस्टर जारी करेगा, बिल्कुल सही बात है। प्राइवेट मेंबर कोई नहीं जारी कर सकता। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही होगा, उसकी परमिशन से ही होगा, ये भी सही बात है। राज्यसभा इसको 21 दिन के लिए अपने पास रख सकती है, नो, इसको मैक्सिमम 14 डेज के लिए डिटेन कर सकती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन गलत है, उसने गलत ही पूछा है, आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मनी बिल, ये तो हमने अभी किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट। कौन से आर्टिकल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में लिखा हुआ है? आर्टिकल 110 अभी अभी देखा हमने, मनी बिल। ठीक है, मनी बिल। आर्टिकल 117 फाइनेंस बिल अभी देखा हमने। आर्टिकल 75 रिलेशन बताया था किस किस के बीच में? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है कि एवरी ईयर भारत के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, जिसको हम अपनी भाषा में बजट कहते हैं। और बजट फ्रेंच वर्ड बोगेट से लिया है। इकोनॉमी वाली क्लास में चले जाना, जहां मैंने फिस्कल पॉलिसी समझाई है, वहां बजट की सारी डिटेल बताई हुई है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 112। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट। रेलवे बजट और जनरल बजट को किस साल अलग किया था? देखो, कमेटी थी एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ कमेटी, इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे हम लोगों ने जनरल बजट को रेलवे बजट से अलग किया था इन 1921। 1921 में घोषणा कर दी थी। ये काम अप्लाई हुआ था वैसे 1924 से, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है 1921, तो एकवर्थ कमेटी के कहने पे 1921 में ही हमने ये काम कर दिया। ए ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। इसके बाद फिर इसको मर्ज कब किया? इसको वापस से मर्ज किया 2016 में। किसके कहने पर? किसके कहने पर? विवेक देबरॉय कमेटी के कहने पे। विवेक देबरॉय कमेटी की रिकमेंडेशंस आई थी 2016 में, और उन्होंने कहा इसको फिर से मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, तो जनरल बजट और रेल बजट को फिर से 2016 में मर्ज कर दिया, और अब भारत में एक ही बजट बनता है, जनरल और रेलवे एक कॉमन बजट बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक्स अबाउट द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखो, 3 तरीके के फंड समझाए थे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दोनों ही आर्टिकल 266 में थे। लेकिन जो कंटिजेंसी फंड था, कंटिजेंसी जो राष्ट्रपति संभालते हैं, जिसके अंदर 30,000 करोड़ रुपए हर वक्त रहेंगे, प्रेसिडेंट के अंडर होता है, ये आर्टिकल 267 में होता है। और इसका फंड कहीं पे जब अचानक से बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, मतलब कोई कंटिजेंसी सिचुएशन है, आकस्मिक है, कोई ऐसे अचानक से कुछ हो गया है, कोई डिजास्टर आ गया है, कोई एपिडेमिक आ गया है, वहां राहत कोष के लिए पैसा चाहिए, तो इस फंड से पैसा निकाला जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 267। 266 में ये दोनों आ गए। 117 फाइनेंस बिल, 110 मनी बिल। बार बार बता रही हूं मैं, बार बार आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। कौन एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है? एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है? बनी हुई पॉलिसी को लागू करना। जैसे क्वेश्चन आर, 0R सेंश्योर मोशन या पनिश इट्स मेंबर और आउटसाइडर फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज। इनमें से कौन एक पार्लियामेंट का काम नहीं है? क्वेश्चन आर यस है, 0R भी है, सेंश्योर मोशन भी है, पर किसी मेंबर को पनिश करना वो पार्लियामेंट का काम नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव का काम है। ठीक है, वो पनिश इट्स मेंबर और आउटसाइडर फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस, ये मैं कह सकती हूँ ये लेजिस्लेटिव फंक्शन भी है। ठीक है, ये लेजिस्लेटिव फंक्शन भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। बाकी वो तीनों जो है वो पार्लियामेंट के फंक्शन में आएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट जुडिशियल पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। कौन जुडिशियल पावर में नहीं है पार्लियामेंट के अंदर? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेस या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो एक लेजिस्लेटिव स्टेप है, वो एक लेजिस्लेटिव स्टेप है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप कानून बना रहे हो। कानून बनाना एक विधायी प्रक्रिया है। काम ये सारे होते हैं, लेकिन ये सब जुडिशियल पावर में आ जाएंगे। राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट भी करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव करेंगे। ठीक है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप कर रहे हो वो एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पज ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन इज, भारत की संसद में एडजर्नमेंट मोशन का उद्देश्य क्या होता है? किसी भी ऑनगोइंग डिस्कशन को रोक के जनरल इंपॉर्टेंस की तरफ ध्यान को लेके जाना. इट अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस टू लेट अपोजिशन मेंबर कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर. पहले में इसने ये कहा है कि एक डेफिनेट मैटर, कोई भी ऐसा डेफिनेट मैटर जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, उसकी डिस्कशन अलाउ करना, किसी लोक हित के काम को अलाउ करना. दूसरा, ऑपोजिशन मेंबर जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं मिनिस्टर से, तब इसको कहते हैं क्या? स्पेसिफिक अमाउंट जो ग्रांट्स आपको मिलते हैं उसमें कुछ रिडक्शन हो जाना, इसलिए एडजर्नमेंट मोशन आता है क्या? या प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन कर देना किसी वायलेंट बिहेवियर के चक्कर में, तब ये आता है. तो मैंने आपको बताया एडजर्नमेंट मोशन में क्या होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस से हटके आप किसी जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज को अलाउ कर रहे हो. तो आंसर क्या आ जाएगा? ए. ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है. आंसर आ गया ए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये अभी देखा हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. लोकसभा स्पीकर के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और आपको क्या बताना है? करेक्ट बताना है. ठीक है. ही शी होल्ड्स द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक वो चेयर को होल्ड करेगा. He she need not be a member of house at the time of his election but has to become a member of the house within 6 months. क्या कह रहा है? कह रहा है जिस वक्त उसका इलेक्शन होगा जरूरी नहीं है वो अपने हाउस का मेंबर हो. If he she intends to resign, the letter of his resignation is addressed to deputy speaker. स्पीकर को रिजाइन करना है तो डिप्यूटी स्पीकर को देगा. ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी 3 तो पक्का आएगा. जिसमें 3 नहीं दिख रहा वो तो हटा दो, और नन भी हट गया क्योंकि एक स्टेटमेंट तो सही आ गई. अब जो पहला है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक नहीं काम करता है. वो कब तक काम करता है? जब तक सरकार है, जब तक उनकी सरकार है. और सरकार कब तक है? जब तक उनको कॉन्फिडेंस मिला हुआ है, जब तक उनको 273 वोट्स मिली हुई है लोकसभा में. तो प्रेसिडेंट का प्लेजर नहीं है ये. पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये भी कट गया. आंसर तो आ गया. उसको जिस समय, अब मैंने क्या बताया था कि जो स्पीकर होगा वो हाउस का ही एक मेंबर इलेक्ट होगा. हाउस के ही लोकसभा के मेंबर्स में से ही एक इंसान लोकसभा का स्पीकर बनेगा. इट मींस जिस वक्त उसका इलेक्शन होगा जरूरी है कि वो अपने हाउस का मेंबर हो. तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है. आंसर क्या आ जाएगा? 3 ओनली. पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर हैव बीन कॉन्फर्ड ऑन द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मैं एक बार देख लूं कहीं तुम्हारा क्वेश्चन मैं सोल्व ना करा दूं. नहीं, तुम्हारा अभी दूर है. चलो, ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर हैव बीन कॉन्फर्ड ऑन द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कह रहा कौन सी स्पेशल पावर राज्यसभा के पास है जो भारतीय संविधान ने उसको दी है. यूपीएससी 2012 में ये क्वेश्चन आया है. टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ अ स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट. ये तो लोकसभा भी कर सकता है, राज्यसभा भी कर सकता है. टू पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस. मैंने आपको बताया था स्पेशल पावर में कि राज्यसभा के पास भी कुछ ऐसी पावर होती है जो लोकसभा के पास नहीं होती. एक तो जो शेड्यूल 7 के अंदर स्टेट लिस्ट है, उस स्टेट लिस्ट के ऊपर जनरली क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी. पर जब कभी ऐसे हो, ये तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए, तो राज्यसभा रेजोल्यूशन लेके आएगा स्टेट लिस्ट की किसी मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर करने के लिए. पहली चीज. और ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी हो, आईएएस आईपीएस आईएफएस के अलावा कोई और ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी हो, तो वो पावर भी आर्टिकल 312 में राज्यसभा के पास है. ये पावर लोकसभा के पास नहीं है. ये दोनों पावर ओनली राज्यसभा के पास है. तो आंसर क्या आ जाएगा? बी. आंसर क्या आ गया? बी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विद रेफरेंस टू डीलिमिटेशन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. याद करो डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है. डीलिमिटेशन कमीशन लास्ट 2002 में आया था और फिर इसने यूं कह दी 4 बार आया है, अभी तक 4 टाइम्स आया है. सबसे पहले 1952 में आया था और लास्ट बार ये 2002 में आया था. हर सेंसस के बाद इसको लेके आया जाता था. क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि भाई जो भी जनसंख्या कम ज्यादा हुई है उसके हिसाब से लोकसभा और राज्यसभा में सीट फिक्स करनी है. जैसे हरियाणा की लोकसभा में 10 और राज्यसभा में 5 है, तो इट डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें फिक्स की गई है.
अब अगर पॉपुलेशन बढ़ती थी तो इनकी सीटें बढ़ा दी जाती थी। इससे क्या हो जाता था, जो इलिटरेट नेशन, जो इलिटरेट राज्य है, जिनके अंदर पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं है, वहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जैसे बिहार, यूपी, इलिटरेसी बहुत हाई है लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण क्या हो गया कि वहां की सीटें बढ़ने लगी। तो जो पढ़े लिखे राज्य हैं जैसे केरला, जो अपने यहाँ पे 99% इलिटरेसी की तरफ जा रहा है, जो ऐसा चाहता है कि भाई कम से कम बच्चे हो ताकि रिसोर्सेज जो है वो एक्सप्लॉइट ना हो, देश के नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉइट ना हो और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो, उनको नुकसान होने लगा था क्योंकि वहां जनसंख्या कम है तो उनकी सीटें कम होने लगी थी। जिसके कारण क्या डिसीजन लिया गया कि ऐसे तो फिर पॉपुलेशन बढ़ाते रहेंगे लोग सीटों के चक्कर में। तो ये कहा गया कि 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन ने कि अब हम 2026 तक सीटों को फिक्स कर रहे हैं, हम सीट कम ज्यादा नहीं करेंगे, आपको अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है क्यों आता है, सीटों को फिक्स करने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। दूसरा, ये जो भी कह दे वो बात माननी पड़ेगी और आप इसको कोर्ट के सामने नहीं चैलेंज कर सकते, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इसका जो ऑर्डर है वो आप कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते, सही बात है। इसका जो ऑर्डर है वो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है मॉडिफिकेशन के लिए नहीं कह सकते, सही बात है। इसने जो कह दिया मानना पड़ेगा। करेक्ट पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा, सी, बोथ 1 and 2 दोनों ही बातें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ए डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा ज्वाइंट सिटिंग के लिए कॉल करता है ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ। सीधा सा सवाल ये है किस किस केस में ज्वाइंट सिटिंग होगा, ठीक है, किस किस केस में ज्वाइंट सिटिंग होगा। ऑर्डिनरी बिल, यस ज्वाइंट सिटिंग होगा, ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल नंबर 108 में है ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा के पास कोई पावर ही नहीं है, उसको ज्वाइंट सिटिंग में बिठा के करोगे क्या। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा क्योंकि आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग इसको पास करवाना जरूरी है। मनी बिल के केस में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती, केवल ऑर्डिनरी बिल के केस में ऐसा होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो ज्वाइंट सिटिंग होंगे उसको प्रिजाइड कौन करेगा, उसको प्रिजाइड करने का काम करते हैं लोकसभा स्पीकर। कौन करेंगे, लोकसभा स्पीकर। अगर लोकसभा स्पीकर नहीं है तो कौन करेंगे, डिप्यूटी स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर। अगर डिप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो कौन करेंगे, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कौन करेंगे, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कभी भी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इनको प्रिजाइड नहीं करेंगे, पहले तो स्पीकर देन डिप्यूटी स्पीकर, अगर वो भी नहीं है तो डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और इसको सम्मन कौन करता है कि ज्वाइंट सिटिंग करनी है, इसको आह्वान कौन करता है कि आ जाओ सब ज्वाइंट सिटिंग करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये आप लोगों के लिए है, द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। कह रहा है अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ फंड विड्रॉ करना है तो आपको किससे परमिशन लेनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, या यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर से। यूपीएससी 2011 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करना है और आई होप आप लोग इसका बिल्कुल सही आंसर करेंगे। मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।